फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की विमाएं 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर हैं। बड़े से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं पूर्णतः नापी जा सकें। अब हमें ऐसी विमा चाहिए, मींस कि ऐसा पैमाना चाहिए जिससे कि हम इन तीनों विमाओं को माप सकें। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये लासा का क्वेश्चन है कि मासा का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एक तो ये हमें दे दिया बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा पैमाना, बड़े से बड़ा किसमें जिक्र होता है? हमारे मासा में, महत्तम समापवर्तक में। इसलिए ये क्वेश्चन हमारा कहाँ का हो गया? महत्तम समापवर्तक का। और इसी के साथ ही हमें ये बोला है कि जिससे कि इन तीनों को बराबर बराबर मापा जा सके या फिर पूरी तरीके से मापा जा सके। मतलब कि इससे भी हम पता कर लेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो हमारा किसका है? महत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन है। और अब क्या करेंगे हम? इन तीनों का क्या करेंगे? इन तीनों का निकाल देंगे हम मासा, मतलब कि महत्तम समापवर्तक। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 18, 12 और 10 इतने का क्या निकालेंगे? मासा निकाल देंगे। 18, 12 और 10 का मासा। तो 18, 12 और 10 का मासा क्या होगा? ऐसी कोई सी संख्या जिसका तीनों में भाग चला जाए तो क्या होगी? वो इन तीनों का मासा आ जाएगा हमारा 2। और इनका मासा निकालना हमने महत्तम समापवर्तक निकालने की मेथड देखी हुई है पहले, उनसे निकाल सकते हैं हम लोग। और आप यहाँ से भी ऑप्शन उठा के भी देख सकते हो। 2 है तो 2 का भाग तीनों में जाएगा, 3 का भाग तीनों में नहीं जाएगा, 4 का भाग भी नहीं जा रहा है और 6 का भाग भी नहीं जा रहा है। तो हम ऑप्शन देख के भी इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 2 मीटर। मींस की 2 मीटर वह पैमाना होगा जिससे कि इन तीनों को पूर्णतः नापा जा सके। सेकंड क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। खेत की लंबाई दे दी है हमें 320 मीटर और उसकी चौड़ाई दे दी है 200 मीटर। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी हैं। ठीक है, अधिकतम क्षेत्रफल वाली मतलब कि यहाँ से बड़ी भुजा उसकी निकालनी पड़ेगी, तभी उसका क्या होगा? अधिकतम क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो अब इसी से ही हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि भाई अधिकतम लगा हुआ है, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो हमारा महत्तम समापवर्तक से रिलेटेड है। ठीक है, क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी है। वर्गाकार का मीन्स क्या होता है? जिसकी ऐसी आकृति होती है वर्ग जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मतलब कि वर्गाकार क्यारियां बनी हैं, इसका मतलब है कि उन क्यारियों की लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, प्रत्येक क्यारी की भुजा कितनी होगी? हमें हर एक क्यारी की जो भुजा है उसकी लंबाई पता करना है। मींस कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई हमारे खेत की। अब इसमें हमें भुजा की लंबाई पता करना है क्यारी की। तो क्यारी की भुजा ऐसी होगी जो कि उसकी खेत की लंबाई को भी विभाजित कर दे और चौड़ाई को भी विभाजित कर दे। तो ऐसी संख्या हमें पता करना पड़ेगा जिसका भाग 320 में भी चला जाए और 200 में भी चला जाए। तो ऐसी संख्या पता करना है जिससे 320 भी विभाजित हो और 200 भी विभाजित हो। तो वो हमारी क्या होगी? वो होगा 320 और 200 का 320 और 200 का मासा। तो 320 और 200 का हम क्या निकाल देंगे? मासा निकाल देंगे। मासा कैसे निकालेंगे? भाग विधि से निकाल देते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं। ये 320 हो गया और ये हो गया आपका 200। काटते हैं, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 160 और ये हो जाएगा हमारा 100। फिर से 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, ये 0 और ये 2 पंजे 10 और ये 0। फिर से 2 से काट सकते हैं, एक बार और 2 से चला जाएगा, 2 चौके 8 और 0 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 2 से भाग नहीं दिया जा सकता है दोनों में, तो अब हम किससे देंगे? 3 से जाएगा नहीं तो 5 से। 5 अट्ठे 40 और 5 5 25। अब ना तो 8 और ना 5, इन दोनों में कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग दोनों में चला जाए। तो हमारा जो मासा है वो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40। मतलब जो महत्तम समापवर्तक होगा वो हमारा हो जाएगा 40। मतलब कि जो वर्गाकार क्यारी है उसकी भुजा कितनी है? 40। क्यों? क्योंकि 40 का भाग 200 में भी जा रहा है और 320 में भी जा रहा है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। वह इनसे अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरियां बनाता है, तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रह जाता है। तो प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या कितनी होगी? अब एक माली और उसके पास में 3 प्रकार के फूल है। एक प्रकार के 76, दूसरे प्रकार के 151 और तीसरे प्रकार के 226। ठीक है, इस प्रकार से 3 प्रकार के फूल है। वह इनसे अधिकतम संख्या से हमको आ गया कि भाई जो अधिकतम लगा है, मतलब ये कहाँ का क्वेश्चन है हमारा, मासा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कि बराबर बराबर ढेरियां बनाता है, तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रह जाता है। अब प्रत्येक प्रकार के फूलों से मतलब कि चाहे इसकी ढेरी बनाए, चाहे इसकी और चाहे इसकी, कोई से भी फूल की ढेरी बनाए बराबर फूलों की संख्या की, तो हर एक प्रकार के फूलों के से एक शेष रह जाता है, एक फूल शेष रह जाता है। मतलब कि ये हमारा कहाँ का केस है? समान शेष वाला, जो शेषफल बचता था। ठीक है, फूलों से एक फूल शेष रह जाता है, प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, अब यहाँ पे एक एक फूल शेष रह रहा है। हमने एक वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कि जिसको हम x y z में भाग दें तो शेषफल क्या बचता था? a b c, इस तरीके का कॉन्सेप्ट था हमारा। तो हम क्या करते थे, हम उस शेषफल को यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। एक तो ये कि भाई समान शेष बच रहा है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट लग जाएगा। और एक सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई जो शेषफल अगर ये तीनों में उसमें भाग दिया जाए और शेषफल हमको अलग अलग मिलता था, तो हम क्या करते थे? x माइनस ए, y माइनस बी और z माइनस सी, और इनका क्या निकाल देते थे? इनका निकाल देते थे हम मासा। ठीक है, ऐसा ही होता था। मतलब कि उन संख्या में से जो शेष बच रहा था उसको क्या करते थे? माइनस करते थे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमारी ये संख्याएं हैं 3, और हर बार हमारा प्रत्येक बार कितना फूल शेष बच रहा है? एक फूल शेष बच रहा है। मतलब कि हमारा इस कॉन्सेप्ट पे किस तरीके से बनेगा? ये 76 माइनस 1 कर देंगे। ऐसे ही 151 और उसमें से भी क्या हो जाएगा? -1। क्यों? समान शेष बच रहा है, और समान शेष क्या बच रहा है? एक फूल बच रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? सभी में से क्या माइनस कर रहे हैं? एक माइनस कर रहे हैं। सभी में से मीन्स की एक्स की ए की जगह भी एक है, बी की जगह भी एक, और सी की जगह भी एक, क्योंकि तीनों जगह पर जो शेषफल है वो क्या है? एक एक है। ठीक है, तो अब इनका क्या निकाल देंगे हम? मासा। अब इनका मासा कैसे निकलेगा? 76 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 75। 151 में से एक जाएगा तो बचेगा 150, और 226 में से एक जाएगा तो 225। इतने का निकाल देंगे हम क्या? मासा। मासा निकालने के लिए आप मासा निकाल लें, या फिर डायरेक्टली आप ऑप्शंस को भी देख के कोशिश कर सकते हैं। मतलब कि ऐसी कोई सी संख्या मिल जाए जिसका भाग हमारे इन तीनों में चला जाए, तो इसका मासा लेंगे हम। मासा के लिए इनको लिख लेते हैं। 75 हो गया हमारा, 150 हो गया, और 225। तो सबसे पहले हम कहाँ ले लेंगे इसको? ऐसी संख्या से लेंगे जिसका भाग सभी में चला जाए। हाँ, 2 का भाग नहीं जा सकता इन दोनों में, है ना, तो अब 2 से नहीं ले सकते। हाँ, 5, 7 5 12, 5 और 1 6, 2 2 4 और 5 बिल्कुल चला जाएगा। 3 का भाग तो 3 से ले लेंगे सबसे पहले। 3 दूनी 6, 3 5 15, ये 3 5 15 0, और ये हो जाएगा 3 7 21, फिर बचेगा 1, और 3 5 15। अब 3 से नहीं जाएगा इनमें, तो अब किससे देंगे हम? 5 से। 5 से देंगे तो कितना होगा? 5 25, और ये हो जाएगा 5 धाम 50, और ये हो जाएगा 15 5 75। ठीक है, फिर से 5 से चला जाएगा एक बार, और तो फिर से हम किससे दे देंगे इसमें? 5 से। तो 5 1 5, 5 दूनी 10, और 5 3 15। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिसका भाग इन तीनों में दिया जा सके, तो हमारा जो एट लास्ट मासा आएगा वो क्या आएगा? 5 गुणा 5 गुणा 3, 5 गुणा 5 25, और 25 तिया 75। मतलब कि जो इन तीनों का मासा होगा वो क्या हो जाएगा? 75, और 75 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अधिकतम संख्या
बोला था, इनसे अधिकतम, तो इससे हम समझ गए भाई मासा निकालना है। और प्रत्येक प्रकार के फूल से एक फूल शेष रह रहा था, मतलब हमने इसमें शेषफल वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया कि भाई ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने कि भाई एक्स वाई जेड ऐसी संख्या हो और ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हमें पता करना जिसका भाग हम इन तीनों में दें तो शेषफल एबीसी बचते थे। तो क्या करते थे, एक्स में से ए घटाया, वाई में से बी घटाया और जेड में से सी, और इसका क्या निकाल देते थे हम, मासा। बिल्कुल वैसे ही हमारा यहाँ रहा, बस यहाँ अलग अलग शेष ना हो के एबीसी कितना था, हर एक बार एक शेष था, इसलिए हमने सभी में से क्या घटाया है, एक एक घटाया है, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब जनरली एक तो ये हो गया, एक और आपका हो सकता था कि आप चारों ऑप्शन से इन ऑप्शंस को उठा के डिवाइड करके देख लेते, बस वो थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करते हम तो बन जाता, ठीक है। और इस तरीके से भी इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1001 कलम तथा 910 पेंसिलों को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त हो। अब यहाँ पर हमको दे रखा है अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है किनकी, छात्रों की। अधिकतम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल अधिकतम से ही हमें पता चल जाएगा कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, हमारा मासा से रिलेटेड है, ठीक है। अब हमें ऐसी संख्या निकालनी है उन छात्रों की इन चार ऑप्शन में से कि भाई जिनमें 1001 तो कलम है हमारे पास में और 910 क्या है हमारे पास में, पेंसिल। 1001 कलम और 910 पेंसिल, इनको बराबर बराबर बांटा जा सके तो क्या होगा, अधिकतम से हमें पता चल गया कि भाई महत्तम समापवर्तक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे 1001 और 910 इन दोनों का क्या निकाल देंगे, मासा निकाल देंगे। 1001 और 910 का क्या निकाल देंगे, मासा। अब बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इस वजह से हमारी जो भाग की सेकंड वाली मेथड जो थी उसका यूज कर लेंगे, उससे जल्दी निकल के आ जाता है। क्या करते हैं, छोटे वाले का बड़े वाले में भाग देते जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, 910 का भाग दे देंगे हम किसमें, 1001 में। जब 910 का भाग 1001 में देंगे तो एक बार जाएगा 910, इसको माइनस करेंगे तो एक बचा, यहाँ 10 में से एक जाएगा तो 9, और यहाँ 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 0। अब 91 है, 91 का भाग जो शेषफल है, शेषफल का भाग फिर से भाजक में दे देते हैं। तो 910 में हम जब 91 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, सीधा सीधा 10 बार चला जाएगा, और 910 से 910 कैंसिल हो जाएगा। जब भी शेषफल कुछ ना बचे, शून्य आ जाए, तो जो अंतिम हमारा भाजक होता है वही उन संख्याओं का क्या होता है, मासा होता है। तो हमारा मासा कितना हो जाएगा, 91, ठीक है। और ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर के हैं, वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही नाप सके, ठीक है। हमें ऐसी लंबाई पता करनी है वह जिसको ये तीनों पैमाने सही सही माप सके। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कम से कम, न्यूनतम, छोटी से छोटी, ये जो शब्द होते हैं वो किससे रिलेटेड है, हमारे लघुत्तम समापवर्तक मतलब कि एलसीएम से रिलेटेड है, ठीक है। तो इससे तो हमें ये पता चल गया कि भाई ये किस का क्वेश्चन है, हमारा एलसीएम का क्वेश्चन है। और हम पता कर सकते हैं किससे, इससे जिसको ये तीनों पैमाने सही सही नाप सकें, जिसमें भाग दिया जा सके। ये भी किस में रहता था, हमारे लघुत्तम समापवर्तक में रहता था। तो इससे भी आप पता कर सकते हो कि हमें ऐसा पैमाना चाहिए जिसमें इनका भाग चला जाए। तो ऐसी संख्या जिनमें इनका भाग चला जाए वो क्या होती है, उनका लासा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का क्या निकाल देंगे, लासा निकाल देंगे, एलसीएम। 40 का, 50 का और 60 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप डायरेक्टली लिख लो, 40 हो गया, 50 हो गया और 60 हो गया, ये हो गया। और अब इनको हम क्या करेंगे, काट देंगे। सबसे पहले 2 से ले लेंगे तो ये 20 बार कटेगा, ये 25 बार और ये 30 बार। फिर से काटेंगे 2 से, क्योंकि हम निकाल रहे हैं एलसीएम। जब तक एक भी संख्या कटती रहेगी तब तक काटते रहते हैं। ये 10 बार कटेगा, ये नहीं कट रहा है, और 15 बार कट जाएगा ये अपना। फिर से 2 से काट देंगे एक बार, तो 2 पंजे 10 और ये 25 और ये 15, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे ले लेते हैं। अब तीनों में 2 का भाग नहीं जा
रहा है तो अब हम किससे लेंगे, 3 से लेंगे। 3 से 5 में नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, 25 में नहीं जा रहा है, 15 में जाएगा, 3 5 15। अब किससे, 5 से, 5 एकम 5, 5 एम 25, फिर 5 एकम 5, फिर एक बार और हम 5 ले लेंगे तो 1 1 और 1। तो एट लास्ट हमारा एलसीएम कैसे बनेगा, इससे 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 5 25, 25 तिया 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600। तो इन सब का जो एलसीएम है वो हमारा कितना आ जाएगा, 600। ठीक, अब अगर हम डायरेक्ट ऑप्शंस पे जाते तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट डिवाइड देके देखेंगे तो इन तीनों का डिवाइड 600 में भी जाएगा और 1200 में भी जाएगा। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है कि 600 टिक लगा दिया या 1200 टिक लगा दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हमें क्या निकालना है, कम से कम। कम से कम मतलब कि सिर्फ भाग जाना ही मतलब नहीं है कि भाग जाए वही हमारी संख्या हो जाएगी, उनमें भी छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक बी ऑप्शन भी है, सी ऑप्शन है। अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाते और एलसीएम नहीं निकालते तो हम हमारे दो ऑप्शन होते, एक बी ऑप्शन भी होता और एक सी, क्योंकि बी वाले ऑप्शन में भी आपके इन तीनों का भाग जाएगा और डी वाले ऑप्शन में भी इन तीनों का भाग जाएगा। लेकिन हमें इनमें से भी छोटी से छोटी निकालनी है, क्योंकि जो एलसीएम होता है वह होता है छोटी से छोटी संख्या। मतलब इन तीनों का भाग 600 में भी जाएगा और इन तीनों का भाग तो 1200 में भी जाएगा जब 600 में जा रहा है तो, लेकिन इनका जो एलसीएम है वो 600 ही होगा, ना कि 1200। क्यों, ये छोटी से छोटी संख्या है। तो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मींस की 600 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक की सभी सम संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। तो न्यूनतम संख्या से हमें पता चल गया कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये हमारा किसका है, एलसीएम का है, एलसीएम से रिलेटेड है। ठीक है, अब एलसीएम निकाला जाए तो किनका निकाला जाए, क्या बोल रहे हैं, 12 तक की सभी सम संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कि 12 तक की सभी सम संख्याएं, तो 12 तक की सभी सम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, सबसे छोटी हमारी होती 2 4 6 8 10 और 12 तक बोला है ना, तो 12 भी इसमें शामिल हो जाएगी। तो ये सब संख्याएं हैं, मतलब कि ऐसी न्यूनतम संख्या निकालनी है कि जो इन सब से विभाजित हो जाए। तो इन सब से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या क्या होगी, इन सभी का क्या, लासा, मतलब कि एलसीएम। एलसीएम हमें फाइंड करना है। इन सभी का एलसीएम कैसे निकालेंगे, सभी को एक साथ लिख सकते हो, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, कुछ डिवाइड वगैरह लगा के, चार ऑप्शंस में देख के कि भाई किस में भाग जा सकता है इन सब का, किस में नहीं जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 2 से ले लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12। फिर से एक बार 2 से ले लेंगे, तो एक तो है 2 एकम 2, 3 में नहीं जाएगा, ये 2 दूनी 4, ये 5 में नहीं जाएगा, 2 तिया 6। फिर से एक बार और 2 से ले लेंगे हम, तो 1 1 3 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 5 में भी नहीं जाएगा और 3 में भी नहीं जाएगा। अब इस बार हम ले लेंगे 3 से, तो 1 1 1 1, ये 5 में नहीं जाएगा और 3 एकम 3, और एट लास्ट हमें किससे लेने की जरूरत पड़ेगी, अब 5 से, तो 1 1 1 1 1 और 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। मतलब कि इनका जो एलसीएम है वो हमारा कितना आ गया, 120। तो 120 हमारी जो है वो न्यूनतम संख्या हो जाएगी, जिसमें कि इन सभी सम संख्याओं का भाग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10वीं कक्षा के छात्रों की 6 8 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी होगी। मतलब कि हमें उन 10वीं कक्षा में जितने भी छात्र हो सकते हैं, संभावित छात्र हो सकते हैं, उनकी संख्या पता करनी है कि यदि भाई उनको हम 6 की संख्या में या 8 8 की या 12 12 या 16 16, 6 8 12 या 16 इनमें से किसी भी संख्या में अगर हम उनको अरेंज करते हैं
पंक्तियां बनाते हैं तो कोई भी छात्र नहीं छूटता है। मतलब कि वह ऐसी संख्या होगी हमारे छात्रों की जिसमें कि 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 8 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 12 का भी पूरा पूरा जाएगा और 16 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन चारों संख्याओं का लासा, मतलब कि एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि भाई अब डायरेक्टली हम इनका क्या निकाल दें, एलसीएम निकाल लेते हैं। किनका, 6, 8, 12, 16 का एलसीएम। ठीक है, और एक और है, आप डायरेक्टली भी कुछ यूज करके पता कर सकते हो, क्योंकि एलसीएम क्या होगा कि भाई इन सभी का भाग उसमें जाना चाहिए, 6 का, 8 का, 12 का और 16 का। तो आप चार ऑप्शन देख के भी इनका भाग इसमें लगा के देख सकते हो। अगर 60 है तो इनमें से 6 का इनका चला जाएगा, लेकिन 16 का भाग या 8 का भाग इसमें नहीं जाएगा, मतलब 60 तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। 72 में भी 16 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 72 भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 16 का भाग 80 में चला जाएगा, लेकिन 80 में 12 का भाग नहीं जाएगा, तो 80 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। और लास्ट में जाए तो 16 का भाग भी जाएगा, 12 96, 8 का भी जाएगा और 6 का भाग भी इसमें चला जाएगा, मतलब बी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। आप ऑप्शन के थ्रू भी डायरेक्टली कर सकते हो, और नहीं तो इनका एलसीएम निकालोगे। एलसीएम कैसे निकलेगा, 6, 8, 12, 16 चारों को रख के और बस जो हमारी भाग विधि थी उससे निकाल देंगे हम इसका। 2 से काटोगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिंग 12 और 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काट दोगे, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। फिर से निकाल दोगे, 2 से काट दोगे आप, कैसे कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, ये 3 ऐसे ही, 2 दूनी 4। फिर से एक बार और 2 से चला जाएगा हमारा, तो 3 ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही, ये 3 भी ऐसे ही, और ये 2 एकम 2। और आप इससे देंगे एट लास्ट 3 से, तो 3 एकम 3, 1, ये भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। अब 48 हुआ है, कितना आया है हमारा, 48 आया है कि भाई सब, तो 48 आया, लेकिन 48 तो हमारे ऑप्शन में है नहीं है। तो अगर 48 ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, 48 का गुणज होगा। 48 का गुणज मतलब कैसे, 48 में गुणा 1 का किया तो 48 आएगा, 48 में गुणा कितने का करेंगे हम, 2 का, तो 48 दूनी कितना हो गया, 96। अब 96 जैसे 48 इन सब का एलसीएम है, ठीक है, इन सब का भाग जा रहा है 48 में, ऐसे ही 96 में भी इनका भाग जाएगा। तो 96 हमारा ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 घंटियां 6, 8, 12 तथा 18 सेकंड के अंतर पर बजती हैं। यदि वे 10 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करें तो वे कितने समय बाद एक साथ बजेंगी, कितने बजे एक साथ बजेंगी, और थर्ड है 10 से 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी। ये क्वेश्चन है, 3 तरीके से हमको पूछा जा सकता है। ठीक है, 4 घंटियां हैं, 4 घंटियां हैं जिनमें से पहली घंटी 6 सेकंड, दूसरी घंटी 8 सेकंड, तीसरी घंटी 12 और चौथी वाली 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, और यदि वे 10 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करें, मतलब कि वे सभी 10 बजे एक साथ बजी थी। ठीक है, तो कितना क्या क्या पूछा जा सकता है, कितने समय बाद एक साथ बजेंगी, मतलब 10 बजे के बाद अब कितने समय बाद एक साथ बजेंगी, इस तरीके से पूछा जा सकता है। सेकंड, कितने बजे एक साथ बजेंगी, मतलब कि 10 बजे के बाद में आप कितने बजे सभी की सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। और थर्ड हमसे क्या पूछा जा सकता है, 10 से 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी, वो टोटल काउंटिंग हमको बतानी है। तो इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजें नहीं पूछेंगे, 3 तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए हम एक ही क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चंस को कंबाइन करके कर लेते हैं। एग्जाम्स में कोई एक तरीका पूछा जाएगा, या तो वो समय पूछेंगे कितने समय बाद, या फिर कितने बजे एग्जैक्ट टाइम पूछेंगे, और या फिर कितनी बार बजेंगी। अभी तो 12 ले लिया है, वो अलग अलग समय आपको दे सकते हैं, उस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें 4 घंटियां दे रखी हैं, 6, 8, 12 और 18, तो इतने सेकंडों पर ये सभी, इतने सेकंड के अंतराल पर ये सभी बजती हैं। ठीक है, तो हमें एक ऐसा समय चाहिए जिसमें कि ये सभी एक साथ बजे, मतलब कि हमें कोई ऐसी संख्या चाहिए जिसमें कि इन सभी का भाग चला जाए। ठीक है,
तो ऐसी संख्या जिसमें इन सब का भाग चला जाए, क्या होगी वो होगी इनका लासा, मतलब कि एलसीएम। क्यों? क्योंकि ऐसी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए वो क्या होती है? एलसीएम होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6, 8, 12 और 18। 6, 8, 12 और 18 इतने का क्या निकाल देंगे हम? एलसीएम। अब अभी तो ये स्टार्टिंग है, जब कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली देख के बता दिया करोगे कि इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम वो होगा जिसमें इन सभी का भाग चला जाए। तो अभी फिलहाल तो हम लोग इनको निकालेंगे। तो किससे निकालेंगे? हमारी भाग विधि से। 6, 8, 12 और 18। ठीक है, तो भाग विधि से कैसे निकालते थे? सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिंग 12 और 2 नवने 18। ये हो गया। फिर से 2 से काट देंगे तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये 9 एज इट इज रहेगा। एक बार और 2 से चला जाएगा, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2, ये 3 भी ऐसे ही और ये 9 भी ऐसे। अब 2 से नहीं जाएगा तो अब देंगे हम किससे? 3 से। 3 एकम 3, फिर 1, फिर 3 एकम 3, फिर 3 त्रिका 9। फिर एक बार और 3 से ले लेंगे तो 1, 1, 1 और 3 एकम 3। तो इस तरीके से 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। मतलब इन सब का जो एलसीएम है वो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 72 क्या? सेकंड। क्योंकि सभी किस में दे रखे थे? सेकंड में दे रखे। अब 72 सेकंड तो कोई पैमाना होता नहीं है, क्योंकि 60 सेकंड पे हमारा क्या हो जाता है? 1 मिनट। तो ये जो 72 सेकंड है, 72 सेकंड को हम ये तोड़ सकते हैं, इसको 60 प्लस 12 ऐसे लिखा जा सकता है। 60 प्लस 12, 60 और 12 कितना होता है? 72 सेकंड। 60 प्लस 12 से मतलब क्या हो गया कि 60 सेकंड का हो जाएगा हमारा 1 मिनट और 12 सेकंड एक्स्ट्रा, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, 72 सेकंड को क्या लिखा जा सकता है? 1 मिनट 12 सेकंड। तो पहला वाला जो था हमारा कि भाई कितने समय बाद एक साथ बजेंगी, तो कितने समय बाद एक साथ बजेंगी? 1 मिनट 12 सेकंड। ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट वाले का आंसर। ठीक, अब आते हैं हम सेकंड वाले। सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं? सेकंड वाले में बोला गया है कितने बजे एक साथ बजेंगे। ठीक है, तो अभी हमारी कितने बजे बजी है? 10 बजे। ठीक है, और अब कितने समय बाद बजना है इनको? 1 मिनट 12 सेकंड। तो जो समय आएगा जब एक साथ बजेंगी वो कैसे आ जाएगा? 10 बजे के बाद फिर कब बज रही है? 1 मिनट 12 सेकंड, मतलब कि 10 बज के 1 मिनट और 12 सेकंड, ये इतने बजे। ठीक है, तो कितने बजे एक साथ बजेंगी? 10 बज के 1 मिनट और 12 सेकंड। तो ये आ जाएगा हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर कि भाई कितने बजे। पहले वाले में पूछा था कितने समय बाद, तो बोल देंगे भाई 1 मिनट 12 सेकंड बाद। यदि ऑप्शन में 72 सेकंड हुआ तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली 72 आंसर टिक कर सकते हो। लेकिन अगर मिनट में हुआ तो आप बोलेंगे 1 मिनट 12 सेकंड बाद। यदि समय पूछा कि कब एक साथ बजेंगी तो बोल देंगे भाई 10 बज के 1 मिनट और 12 सेकंड, 10, 1, 12 बजे। ठीक है, इस तरीके से लिख के दिखा देते हैं। और थर्ड हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 10 से 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगे, मतलब कि 10 बजे से 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो अभी इसके लिए क्या करेंगे? कितनी बार एक साथ बजेंगी, इसके लिए हमें ये समय लेना पड़ेगा 10 से लेके 12 बजे तक। तो 10 से लेके 12 बजे तक कितना हुआ? 10 से 12 मींस की कितने? 2 घंटे। 10 से 12 बजे तक कितना हो गया हमारा? 2 घंटे। 2 घंटे हो गए। और इन्हीं 2 घंटों को यदि हम सेकंड की भाषा में करें, क्यों? क्योंकि हमें तो ये पता है भाई ये सभी कितने सेकंड बाद बजती हैं? 72 सेकंड बाद बजती हैं। तो अगर 10 से 12 में कितने घंटे आ रहे हैं? 2 घंटे। और इन 2 घंटों को यदि हम सेकंड में बदलें तो 1 घंटे में हमारे 60 मिनट होते हैं। और 60 में अगर हम फिर से 60 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 3600। मतलब कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। और हमारे कितने हैं? 2 घंटे। तो 2 गुणा 3600 मतलब कितना हो जाएगा हमारा? 7200 सेकंड। मतलब हमें ये पता करना है कि 7200 सेकंड में कितनी बार बजेंगे। अब 72 सेकंड में कितनी बार बज रही है? एक बार एक साथ बज रही है। ठीक है,
तो 7200 सेकंड में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो क्या हो जाएगा हमारा 7200 में हम कितने का भाग दे देंगे, 72 का भाग दे देंगे, क्योंकि 7200 सेकंड में हमें पता करना है कितनी बार बजेंगी और 72 सेकंड में एक बार बजती हैं, इसलिए हम इसमें 72 का भाग दे रहे हैं। तो 72 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 100 बार जाएगा, मतलब कि 7200 सेकंड में कितनी बार बज जाएंगी, ये 100 बार। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई 10 से 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 10 से 12 बजे तक हमारा कितना हुआ, 7200 सेकंड, 7200 सेकंड, और उसमें हमने 72 का भाग इसलिए लगाया क्योंकि 72 सेकंड में एक बार बजती है, तो 72 का भाग गया 100 बार, मतलब कितनी बार हो गई, 100 बार। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है 10 से 12 तक, मतलब कि 10 बजे भी शामिल होगा उसमें, और 12 तक बोल रहा है, मतलब कि 12 बजे भी शामिल होगा। तो 10 से 12 तक तो 100 बार तो ये हो गई, और एक बार 10 बजे, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि भाई वे 10 बजे एक साथ बजना प्रारंभ हुई, मतलब कि 10 बजे भी एक बार बज चुकी थी, और 10 से 12 तक अब बीच में कितनी बार बज गई, 100 बार, मतलब कि 10 से 12 बजे तक कुल कितनी बार, 100 है, 100 में एक और जुड़ जाएगा। एक और क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 10 बजे एक साथ बजी थी। ठीक है, तो एक वो हो गया और 100 ये हो गया, तो कितनी बार, 101 बार। तो 101 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक सेनाधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। ठीक है, यदि वह यह भी चाहता है कि सेना ठोस वर्ग के रूप में हो तो कम से कम कितने सैनिक होना आवश्यक है। अब कम से कम बोला जा रहा है, कम से कम का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई इनका हमें न्यूनतम संख्या निकालनी है। न्यूनतम मतलब कि कम से कम, मतलब कि क्या वो क्या किससे रिलेटेड हो गया, ये हमारे एलसीएम से रिलेटेड हो गया। अब कितने सैनिक होना आवश्यक है, तो 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं। ठीक है, तो एक तो ये है कि हम ऐसी संख्या चुन ले इनमें से कि जिसमें इन सभी का भाग हमारा चला जाए, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, बिल्कुल आप एक तरीके से और क्वेश्चन का आंसर पकड़ सकते हो, क्या है कि वह यह भी चाहता है कि सेना ठोस वर्ग के रूप में हो। ठोस वर्ग का मतलब क्या है, वर्ग का मतलब क्या है कि जितनी पंक्ति होंगी उतने स्तंभ होंगे, मतलब कि इस तरीके से रो होंगी और इस तरीके वाली रो होंगी, ये तो इनकी संख्या और इनकी संख्या क्या हो, बराबर हो। अब जब इनकी संख्या बराबर होगी, मतलब कि जो पूर्ण जो वर्ग बनेगा, पूर्ण जो सैनिकों की संख्या होगी वो भी क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, मतलब ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका वर्गमूल निकल सके, जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो वही हमारा आंसर होगा। 180, 360 और 1440, ये तीनों ही संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारी क्या है, 900, और 900 हम देखते ही आंसर टिक कर देंगे, भाई 900 क्या होगा, आंसर होगा। अब ये तो 4 ऑप्शन थे, इस वजह से यहाँ पे हो गया। हाँ, हो सकता है कि और कोई सी हमको यहाँ संख्या दे देते, 16 दे देते, 25 दे देते, 100 दे देते, 225 दे देते, कुछ भी ऐसी संख्या दे देते जो पूर्ण वर्ग होती। 2 ऑप्शन होते तो फिर हम कैसे करते, तो फिर उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। लेकिन फिर भी अगर एक ऑप्शन और दिया होता तो फिर हम डायरेक्टली टिक नहीं कर पाते, हमको फिर थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ता। तो हम कैसे करते, आइए करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का हमको इससे पता चल गया कि भाई क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम सभी सबसे पहले इन सभी का 3 और एक चारों संख्याओं का क्या निकाल देंगे, एलसीएम। 12, 15, 18 और 20 का। अभी ये जो ठोस वर्ग की बात को थोड़ा सा रोक देते, सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो अब इनका एलसीएम निकालना है हमें, तो इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, लाइन से रख दिया सभी को भाई, 12, 15, 18 और 20। ठीक है, सबसे पहले 2 से ले लेंगे, 2 छिंग 12, 15 बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, 2 नम में 18 और 2 धाम 20। फिर से 2 से काट देंगे हम, 2 तिया 6, 15 बिल्कुल ऐसा रहेगा, 9 भी ऐसे रहेगा और 2 पंजे 10। ठीक है, अब 2 से ऐसी कोई सी संख्या नहीं बची जो 2 से कटे, तो आप किससे काटेंगे, 3 से। 3 एकम 3, 3 पांचे 15, 3 त्रिका 9 और 5 बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा।
एक बार और 3 से काट देंगे तो 1 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3 और फिर 5 ऐसे। अब फिर किससे काटेंगे? 5 से, तो 1 1 1 1, तो क्या हो जाएगा? 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। अब 180 तो आ गया, तो आंसर तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम 180। लेकिन 180 तो हो जाएगा, ये आंसर आ जाता हमारा कब? यदि क्वेश्चन हमारा सिर्फ यहीं तक दिया होता कि सेना जो है वो ठोस वर्ग के रूप में हो, यह अगर नहीं चाहता वो, तो हमारा आंसर 180 आ जाता, क्योंकि इनका एलसीएम आ रहा है 180। लेकिन हमें क्या चाहिए? पूर्ण वर्ग भी चाहिए, मतलब कि वो संख्या क्या हो? पूर्ण वर्ग भी हो। तो अभी ये गुणनखंड कितने आ रहे हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, अभी इतना आ रहा है। तो अगर इनको देखें तो क्या इनसे पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आएगी क्या? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, पूर्ण वर्ग के लिए 2 2 के जोड़े बनने चाहिए, मतलब किसकी कमी और है? 1 5 की कमी और है, तो 1 5 का गुणा हम इसमें और कर देंगे। तो अभी ये आ रहा था हमारा 180, तो 18 पंजे 90, तो अब आ जाएगा ये हमारा 900। ठीक है, तो 900 कैसे कर दिया? एक की कमी थी इसलिए उसका हमने और गुणा कर दिया, 1 5 की कमी थी। अब सभी के वर्ग बन जाएंगे, यहाँ पर पेयर बन जाएंगे, तो सभी, तो ये 900 क्या हो गई? हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। और ठोस वर्ग के रूप में अगर हमें सैनिकों को अरेंज करना है तो उनकी संख्या पूर्ण वर्ग होना आवश्यक होती है। तो आप बिल्कुल ऑप्शंस देख लें क्वेश्चंस को जाके ही, अगर पेपर में आता है ऐसा क्वेश्चन तो। और अगर एक से ज्यादा अगर वर्ग हुए, वर्ग संख्या हुई, तो फिर हमें उनको थोड़ा सा फाइंड करना पड़ेगा। और अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, तो आप बिल्कुल देखते ही आंसर टिक कर सकते हो। ये तीनों के तीनों पूर्ण वर्ग नहीं है, 900 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है।